नमस्कार, आपका स्वागत एडियो प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 5 में। और आज के इस लेक्चर को कंपाइल किया है अमन कुमार ने। धन्यवाद अमन कुमार। और आज का टॉपिक है फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट एज ए फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन सिस्टम। अब दो तीन चीज़ें इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और जब इम्पैक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं और उनका जो उत्पादन होगा वो किस प्रकार उनकी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो फिजिकल इन्वायरमेंट से जो प्रोडक्शन होगी उससे सोशल इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाएगा आपके सामने क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। असल में क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया में किसी फसल का होना, ये क्या कहलाता है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कि वही फसल वो वहाँ क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या कारण है। एग्जाम्पल, अगर आप राइस का एग्जाम्पल लेके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ह्यूमिड हाई रेनफॉल एरियाज में मिलती है। व्हीट वहाँ मिलेगी जहाँ कूलर रीजन है, ड्राई विंटर्स होते हैं। एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा। क्रॉप प्रोडक्शन क्या रहेगा कि जो हमने सीड सोइंग कर दिया अल्टीमेटली उससे यील्ड क्या आती है, तो क्वांटिटी ऑफ यील्ड। और इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों हैं वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में एज पर द नीड ऑफ टॉपिक हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। अब फिजिकल इन्फ्लुएंस है और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कि जिस प्रकार का फिजिकल इन्वायरमेंट होगा वहाँ फसलें उसी प्रकार से होंगी और वहाँ रहने वाले लोगों की जो लाइवलीहुड होती है उस फसल पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब रिलाई करती है तो उस वहाँ की सोशल कंडीशंस बेहतर या निम्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे राइस ग्रोइंग एरिया है वो इरिगेटेड में होता है, हाई रेनफॉल एरिया में होता है और अच्छी सोइल में होता है, तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव मिलेंगे, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी मिलेगी। और ड्रायर रीजन्स हैं जहाँ पर रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ज़्यादा होता है तो नेचुरली वहाँ पर जो लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कम मिलेगी। तो कोई सिंगल फैक्टर नहीं है जिसमें आप क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को आप कम स्टडी कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनका इकट्ठा इंटीग्रेटेड इन्फ्लुएंस या रिजल्ट है जिसमें क्रॉप होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि एग्रीकल्चर एक इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो सोयल, क्लाइमेट और ह्यूमन डिसीजन जिसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम इस मैप पे देखते हैं तो इसमें राइस, व्हीट और मिलेट्स का जो सोइंग होती है वो आपको दर्शाने की कोशिश की गई है। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं ऐसा क्यों है। जैसे अगर आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ये हमारा इक्वेटर का रीजन है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और दोनों साइड पानी जो है वो बहुतायत मात्रा में, इसका मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो फसलें मिलेंगी, जो पेड़ मिलेंगे वो बहुत ऊंचे मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे और उनके अंदर हीट टॉलरेंस की ताकत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे इससे हम नॉर्थ की साइड जाते हैं या साउथ की साइड जाते हैं तो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन और पौधों की हाइट कम होती चली जाएगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ नहीं होंगे तो पत्ते साल में किसी न किसी महीने पे पत्ते जरूर झाड़ेंगे, ऐसी कंडीशंस प्रिवेल हो जाते हैं। तो अगर इस पिक्चर को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर बहुत बरसात होती है तो वहाँ पर ज़्यादा पानी की नीड होती है। राइस है, सोरगम है, मेज है, ऐसी क्रॉप्स होती हैं। और इसमें से ज़्यादातर जो फसलें होती है गर्मियों के सीजन की वो C4 प्लांट्स होती है, जबकि व्हीट है वो टेम्परेचर लो जहाँ होगा वहाँ होती है, तो ये C3 प्लांट है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे और जहाँ बारिश कम होती जाएगी वहाँ मिलेट्स का कल्टीवेशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि 8 से लेकर 40 तक जो रेंज है यहाँ पर बरसात भी ठीक ठाक है और सूरज की रोशनी भी ज़्यादा पहुँचती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर वो फसलें मिलेंगी जो हीट को टॉलरेट कर सकती हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर जाओगे तो बार्ले, ग्रेप, ओट, रेपसीड, या मस्टर्ड और टमाटो, व्हीट, क्योंकि इनको ह्यूमिड ड्राई प्लस कूलर टेम्परेचर चाहिए और सोयल जो होती है वो वेल ड्रेन्ड चाहिए, वरना तो ये फसलें हो नहीं पाएंगी। तो इस प्रकार जो ग्लोब के ऊपर है फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
कि जो इक्वेटर के नज़दीक होंगे उनको वो ज़्यादा हीट लविंग होगी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे फसलों का वर्गीकरण चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। एग्जाम्पल व्हीट का एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप इक्वेटर के पास रखते हो ट्रॉपिकल रीजन में तो 4 से 6 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है, और जैसे जैसे आप 40 से अबव जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाएगा, तो जर्मिनेशन का पीरियड बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो 25 से 30 दिन तो उसका जर्मिनेशन में ही चला जाए। तो इस प्रकार जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रॉप्स का। उसके बाद अगर बात करो तो जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स है उनका पता होना जरूरी है। अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो आप इससे संबंधित किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। तो असल में हमारे इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है जिनके आधार पे एग्रीकल्चर डिफाइन होता है। अब इसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। हमारा हिमालय है तो ईस्ट और वेस्ट हिमालयन रीजन 2, उसके बाद गंगेटिक प्लेन्स हैं 4, उसके बाद प्लेटू है 4 हमारे ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और साउथ। अब उसके बाद घाट है ईस्ट और वेस्ट घाट, जो हमारे जो वी टाइप की शेप बनती है देश की वहाँ होते हैं। गुजरात प्लेन्स, राजस्थान वेस्टर्न ट्राइब रीजन, और आइसलैंड जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह। तो इस अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये कितनी होती है तो आप किसी भी एरिया की क्रॉप का आइडिया लगा सकते हो। तो पहले क्या होगा, 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है ईस्ट वेस्ट हिमालय रीजन, फिर लोअर मिडल अपर और ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। अब इनमें से देश भी याद करने की जरूरत नहीं। नीचे से चलेंगे वेस्ट बंगाल, उससे ऊपर जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार, उससे ऊपर जाएंगे तो उत्तरांचल या उत्तराखंड, और उससे ऊपर साइड में आएंगे तो पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ईस्ट प्लेटू ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल प्लेटू सेंट्रल रीजन पठार का इलाका, वेस्टर्न प्लेटू और हिल रीजन साउदर्न प्लेटू और हिल रीजन। उसके बाद 2 ही कोस्ट बनती है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। तो इसमें जो फसलें हैं ईस्ट वेस्ट कोस्ट में ये लगभग सिमिलर है। कोकोनट है, राइस है, शुगर केन है, इस प्रकार की क्रॉप होंगे क्योंकि वहाँ समुद्र के किनारे ये कोस्ट हैं तो वहाँ बरसात ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो अच्छी हाइट वाले अच्छी यील्ड वाली फसलें वहाँ होंगी। गुजरात का जो इलाका है वो राजस्थान से टच में है, तो वहाँ पर मिलेट्स का, रागी का, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह में आप जानते हो वहाँ पर तो प्लांटेशन खेत ज़्यादातर होती है, और कोई वहाँ हो नहीं सकता क्योंकि समुद्र के बीच में पानी की जो क्वालिटी है वो निम्न है। तो वहाँ पर जो कल्टीवेशन होगा वो आइलैंड की धरातल की एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेट के आधार पे होगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जैसे राइस कहाँ होगा, राइस होगा जहाँ एवरेज टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री होकर हाई ह्यूमिडिटी होगी। इस फसल को पैदा करने के लिए ज़्यादा रेनफॉल या एश्योर्ड इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर बरसात या पानी की आवश्यकता हमें होती है। सोयल टाइप कैसे होगी, या तो लोमी सोयल हो या क्ले सोयल हो। सैंडी सोयल में हो नहीं सकती क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और सैंडी सोयल में अगर हम राइस की खेती करते हैं तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर सकते। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग है वो है वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। फूड की इम्पोर्टेंस में अगर बात करें तो अपना इंडिया का जो साउदर्न रीजन है उसके अंदर स्टेपल फूड है राइस, और अपना नॉर्थन में करोगे तो व्हीट अपना स्टेपल फूड है। तो ग्लोबल इंडिया के स्टेटस की बात करो तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का आफ्टर चाइना, और सिमिलर हम व्हीट में भी हैं, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न जो राइस के ऊपर बेस्ड है वो आसाम में है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। ये 3 जो पैडी ग्रोइंग जहाँ होती है तो अमन कह दो इसको, या बोरो। इनको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। अस का मतलब AU अस्मियत है, तो अस हाँ कब हो गई, ऑटोमन AU दोनों का पहला अक्षर। ऑटोमन में अमन यानी राइस में दिक्कत क्या है कि पानी कैसे दोगे, तो पानी की दिक्कत कब होगी, जब बरसात हो तो अमन शांति होगी। तो जो बरसात के सीजन में बोई जाती है वो अमन, और जो नवंबर दिसंबर जो बोई जाएगी वो बोरो राइस कहलाती है। और दोनों में 4.5 से 5 महीने आप जोड़ लो तो इनका हार्वेस्टिंग टाइम है, तो इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है।
फिर इस क्रॉप की खास बात क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का हिस्सा है, तो एमएसपी की कोई दिक्कत है नहीं। तो इस क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से किया गया है और अच्छे से होता है, क्योंकि एश्योर्ड है इसकी सेल। हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY भी इसको प्रमोट करने के लिए काम करती है, क्योंकि वो स्टेपल फूड है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये क्लाइमेटिक, एग्रो क्लाइमेटिक, इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि राइस कहाँ कहाँ हो सकता है। अब इस राइस में भी अगर आप बात करोगे तो 23 जीनस ऐसे हैं 25 में से जो कल्टीवेशन में नहीं है, केवल 2 ही आते हैं, ओराइजा स्टाइवा और ओराइजा ग्लैबरिमा। स्टाइवा का जो हिस्सा है वो लगभग हमारा 90% है और 10% के करीब वो ग्लैबरिमा है। तो ये जो ग्लैबरिमा है ये अफ्रीकन कंट्रीज में होता है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 90% ओराइजा स्टाइवा की खेती होती है। उसके बाद बात आती है वीट की। वीट की सोइंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कब होगा ये, जहाँ इरिगेशन अवेलेबल है और कूलर टेम्परेचर है। जहाँ हद से ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी वहाँ इसकी खेती की जा सकती है। तो सोइंग पर टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री रहे, यानी नवंबर का तापमान 10 से 15 बेस जो टेम्परेचर है सोइंग के लिए वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो राइपनिंग है और हार्वेस्टिंग वो 21 से 26 है, लेकिन ये 30 से 35 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है 35 के बाद और इसकी यील्ड घट जाती है। और राइस की वीट की सोइंग हम 1 दिसंबर के बाद हमें हो सके इतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव जो पेड़ है साइकिल है वो साइकिल का स्टेज कम रह जाता है, टाइम कम रह जाता है, तो यील्ड घट जाएगी। तो अगर हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1 से 10 नवंबर बेटर है, उससे जैसे जैसे डिले कर जाएंगे तो हमें अर्ली मिड और लेट वैरायटीज़ में जाना पड़ेगा। और किसी कारण ना कर पाए तो बाद में दिसंबर में 25% सीड रेट बढ़ा देना है, क्योंकि वेजिटेटिव साइकिल का जो पेड़ कम रहेगा तो नंबर ऑफ टिलर्स पर यूनिट एरिया घट जाएंगे, तो उनकी मात्रा हम किससे करेंगे, सीड की क्वांटिटी बढ़ा के करेंगे। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। और सोयल की बात करें तो फर्टाइल सोयल होती है, वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल्स, क्ले लोमी सोयल्स, गंगा सतलुज का और ब्लैक कॉटन रीजन। अगर डेक्कन की बात करें, अगर पूरे इंडिया की बात करें, हरियाणा में बात करते हैं हम, तो हरियाणा का राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम पहला, दूसरा कॉटन वीट और तीसरा बाजरा वीट। तो इसका मतलब पूरे हरियाणा में इसकी खेती कर सकते हैं। और जब इसकी खेती पूरे हरियाणा में कर सकते हैं तो इसका मतलब जो स्टेपल फूड भी हरियाणा का हमारा क्या आएगा, वीटिकल, हम इसको आंसर में रखेंगे। टॉप प्रोड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ग्लोबल रैंक एज हमारा राइस, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वही चाइना के बाद। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ की और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। ग्रीन जो रिवोल्यूशन है उसमें रबी क्रॉप की बात करो राइस के बाद तो व्हीट के ऊपर फोकस किया गया। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इस क्रॉप के लिए मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इनके कारण इसके बढ़वार मिले, क्योंकि ये स्टेपल फूड है, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक वो हम चीज़ की सोच नहीं सकते। तो इनकी इम्पोर्टेंस हमेशा रही है। और ये जहाँ जहाँ इंडोगैंजेटिक प्लेन्स हैं, जहाँ एसिड इरिगेशन है रबी के टाइम पे, वहाँ पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। और जो हार्वेस्टिंग का टाइम है उस टाइम पे 30 से 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन होकर यील्ड घट जाती है। ऊपर के जो स्पाइक के दाने होंगे वो फुली मैच्योर नहीं होंगे, वो रिंकल रह जाएंगे, तो उनसे यील्ड घटेगी। मिलेट्स का नाम सुनते हैं हमें आ जाता है कि सरकार ने फोकस किया कि न्यूट्री सीरियल्स हैं, इनके लिए जनरल कंडीशन है कि पानी कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, सोयल थोड़ी सी हमारी हल्की हो, वहाँ पर इनको खेती की जा सकती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर जहाँ हो 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो। और इन्फीरियर सोयल्स में, लैमी सोयल्स में इनकी खेती की जा सकती है। जहाँ मिलेट्स की खेती या पल्सेस की खेती हो वो सोयल्स वाटर लॉग नहीं हो सकती। अगर क्रॉप वाइज की बात करें तो ज्वार के लिए रेनफेड कंडीशंस, मोइस्ट एरिया, मिनिमल इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। फिर है जो बाजरा है, सैंडी सोयल है, सैलो ब्लैक सोयल्स में खेती की जा सकती है, लेकिन ज्वार से ज़्यादा पानी इसको भी चाहिए।
रागी, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सैलो ब्लैक सोइल जो ड्रायर रीजन्स में होती है, जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 1000 mm से नीचे हो, वहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है। अगर ओवरऑल प्रोड्यूसिंग की बात करूँ कि मिलेट्स कहाँ होते हैं, राजस्थान फॉलोड बाय कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP और उत्तर प्रदेश। और स्टेट वाइज अगर बात करो तो ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, और एक बात और है, इसको कोर्सर ग्रेन्स भी कहते हैं और हायर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, रिच होते हैं आयरन में, कैल्शियम में, माइक्रोन्यूट्रिएंट में और फाइबर में। ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन में। गवर्नमेंट ने इन क्रॉपों को वाटर डेफिसिट एरिया में बढ़ाने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की और इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन प्रोग्राम के अनुसार इसको बढ़ावा दिया। तो अगर ड्रायर रीजन्स की बात करें क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पल्सेज का, मिलेट्स का कहाँ होगा, हमारे जहाँ गुजरात का एरिया हमारा आती है वो गुजरात एंड हिल्स, और दूसरा ड्रायर रीजन जिसमें राजस्थान था। दो हमारे 12वें 13वें 14वें नंबर पे थे, वहाँ पर इनका कल्टीवेशन होता है। मेज कहाँ होगी, जहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, जहाँ 21 से 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर हो, हाई रेनफॉल हो, ओल्ड एलुवल सॉइल, यानी एलुवल सॉइल्स कौन सी होती है, जो नदी बहा के ले जाती है, उनसे जो तराई का एरिया बनता है उसको एलुवल सॉइल्स कहते हैं, लेकिन पुरानी जो पहले से जो बन गया उसको। टॉप प्रोड्यूसिंग एरिया इसमें क्या है, मेज में कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP, तमिलनाडु। ग्लोबल रैंक है, हम 7वें नंबर के प्रोड्यूसर हैं। इसके दो फायदे हैं, मेज को हम फूड और फोडर दोनों में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन बूस्ट हुआ इंडिया में क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज हुई, हाई इंटेंसिव फर्टिलाइजेशन हुआ, इरिगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स आई, फोलियर एप्लीकेशन पे फोकस हुआ, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है टेक्नोलॉजी मिशन और मेज, इसने भी बहुत बूस्ट किया इस क्रॉप के लिए। अगला है पल्सेज का, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ सैंडी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल्स होती हैं, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पल्सेज की खेती हम अमूमन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पल्सेज भी होती हैं जो हम रबी में लगाते हैं, तो वहाँ का बेस टेम्परेचर 30 से 27। अगर खरीफ की बात करते हैं तो 25 से 35 तक जहाँ टेम्परेचर जाता है वहाँ हम पल्सेज की खेती करते हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या रहेगा कि जो रेनफॉल है वो 1000 mm से कम ही रहेगा। ग्लोबल रैंक क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है पल्सेज का। और इसकी बात करो डाइटरी वैल्यू, तो वेजिटेरियन डाइट में अगर आपको प्रोटीन की पूर्ति करनी तो पल्स ही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। तो मेजर पल्सेज जो है ये हमारे होती हैं अरहर, उड़द, मूंग, मसर, पीज और ग्राम। इन को हम वैसे सैंडी या सैंडी लोम सॉइल्स में या हाईली फर्टाइल सॉइल्स को अवॉइड करते हैं इसमें। तो क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेती हैं क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इन क्रॉप्स के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन पल्सेज, पल्स डेवलपमेंट स्कीम और टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेज, जो इस एरिया में पल्सेज का डाइवर्सिफिकेशन करने के या ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर कवर करने के लिए प्रमोट की जाती है। अगली क्रॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑयल सीड का, ऑयल सीड का भी हम गर्मियों में भी उगा सकते हैं और सर्दियों में उगा सकते हैं। गर्मियों का उदाहरण है ग्राउंडनट और सर्दियों का है मस्टर्ड। अब ये भी कहाँ हो सकती है, जहाँ पर रेनफेड कंडीशंस हों, यानी 750 से नीचे जिस जहाँ 750 के आसपास बारिश हो वहाँ से खेती की जा सकती है। तो 15 से लेकर 30 हम सर्दियों की बात करें और 35 तक जो हमारे सर्दियों वाली फसल, गर्मियों वाली फसलें उसके अंदर 35 तक, और जो सर्दियों वाली फसलें हैं उसमें 30 तक जहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वहाँ इसकी खेती कर सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड होती है, फॉलोड बाय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और इसमें से ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसको तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स का ऑयल, लिंसीड और सनफ्लावर ऑयल। मोस्टली इन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, एडिबल पर्पस में, कुकिंग मीडियम्स में काम करते हैं, सोप्स बनते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, ऑर्नामेंट्स में यूज होती है, कॉस्मेटिक में यूज होती है। और गवर्नमेंट का रेवोल्यूशन था इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोडक्शन और इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑन
ऑयल सीड, पल्सेज, ऑयल पाम एंड मेज। उसके अंदर भी इस क्रॉप को इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में और सोयल कंडीशंस में बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि इसकी डाइवर्सिटी बढ़ी रहे। क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं जगह पे ज़्यादा मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर रिजीम और रेनफॉल रिजीम ये रहे, और सोयल लोमी, क्ले लोमी और वेल ट्रेंड लोमी सोयल्स हों, सैंडी लोम सोयल्स हों। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ ऑयल सीड होगी, जहाँ पल्सेज होगी, जहाँ मिलेट्स होंगे, वहाँ सोयल वेल ट्रेंड चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव क्रॉप है। अगर पानी भर गया तो इनके जो लेग्यूम्स हैं, उनके रूट नोडल्स में गांठ होती है, जिसमें राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और वो जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस आ जाती हैं। राइस में ये खूबी है क्योंकि उसमें एरनकाइम टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, पानी भर भी जाए तो उसको कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आती है कॉटन। तो यूपीएससी के नोट्स के हिसाब से ये अगर देखा जाए हमारा, या एचपीएससी के नोट्स, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉटन के लिए 21 से 30, और जो रेनफॉल है लगभग 1000 mm तक जहाँ बारिश होती हो वहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है। और आपने देखी ये ब्राइट सनशाइन में एरिया में या कंडीशंस वहाँ बहुत अच्छी होती है। फ्रोस्ट फ्री पीरियड चाहिए। अगर थोड़ी ठंड पड़ गई तो ये क्रॉप होने वाली नहीं है। वेल ड्रेन्ड ब्लैक सोयल, जो डेक्कन प्लेटूज हैं, डेक्कन हमारे कहाँ थे, 4 थे, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ। अगर आपका ध्यान हो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करें तब हमें उन सब में इसकी खेती आसानी से हो सकती है, बहुत अच्छी खेती होती है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। एग्रोनॉमिक फीचर्स है कि खरीफ की क्रॉप है, मैच्योरिटी 6 महीने अमूमन है। इंडिया इसका ओरिजिनल होम है। 4 इसकी कॉटन की स्पीसीज हैं, जिसको 2 को हम ओल्ड और 2 को न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि रॉ मटेरियल है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन और बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें बीटी कॉटन आई, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस थी, टॉलरेंस थी हमारे बैक्टीरिया के कारण, कि उस क्रॉप में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम होता था, रस्तों से कीड़े थे वो कम आते हैं। और एक जो वर्म है टबैको का, वो उसके प्रति ये रेजिस्टेंट थे। अब इस क्रॉप में भी एक खास बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्राइट सनशाइन है, इसका मतलब ब्राइट सनशाइन में भी ये जिंदा रहती है और बहुत लंबे समय तक गर्मियों के मौसम में। तो क्या खास बात रही, तो ये टोलरेंट क्रॉप है, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे जाती हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है तो शुरू में पौधे को जितना हो सकता है इसको ड्राई रखना है खेत को, ताकि इसकी जड़ें नीचे की तरफ जाएं। जब नीचे जाएंगी तो डिपर लेयर से मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट्स को आसानी से खींच सकेंगी, और उसके कारण ड्रॉट टॉलरेंट की इसके अंदर क्षमता डेवलप होती है। इसका एक गुण है। तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट सिस्टम है वो डीप रूट सिस्टम है। फिर है कि फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट और ह्यूमिडिटी। सीधा फर्क हमने पढ़ा कि जहाँ टेम्परेचर लो रहेगा वहाँ लो टेम्परेचर रिक्वायरिंग क्रॉप रहेंगी, रबी की क्रॉप रहेंगी। जहाँ ये ज़्यादा होंगी वहाँ हमें खरीफ फसलें होंगी, और खरीफ फसलों का एग्जाम्पल आपको पता है। रेनफॉल, वाटर की रिक्वायरमेंट जहाँ अवेलेबल कम रहेगा, 750 से नीचे रहेगा, तो मिलेट्स की तरफ जाएंगे। 700 अगर 1000 तक जाता है तो हम डबल क्रॉपिंग पे जा सकते हैं। इससे ऊपर आएगा तो ट्रिपल क्रॉपिंग पे जा सकते हैं, जहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी 300 हो जाती है। सोयल के टाइप, टेक्सचर, फर्टिलिटी, ड्रेनेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोयल टाइप जैसी रहेगी वैसी वहाँ फसलें उगाई जा सकती हैं। हर प्रकार की फसलें हर सोयल टाइप में नहीं हो सकती। सोयल की फर्टिलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। सोयल फर्टाइल होगी तो हम राइस वीट जैसे क्रॉपिंग सिस्टम पर जाएंगे। सोयल की फर्टिलिटी कम रहेगी तो इसका मतलब हम रेन फेड क्रॉप्स पे जाएंगे, जैसे एग्जांपल है बाजरा है, मिलेट्स है। अगर टेक्सचर की बात करें, टेक्सचर सैंडी की तरफ जाता है तो डीप रूटेड प्लस में जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो उनको लगाते हैं। और जहाँ ड्रेनेज कम है इसका मतलब हम राइस जैसे क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। टोपोग्राफी, स्लोप का, एल्टीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारा जो एल्टीट्यूड इक्वेटर की तरफ जाता है तो इसका मतलब हमने ट्रॉपिकल फसलें ज़्यादा रहेंगी, लंबी अवधि की फसल रहेंगी, हाइट ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा ह्यूमिडिटी को सहन कर सकती है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका विपरीत होता जाएगा।
वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी और क्वालिटी, जहाँ अच्छी अवेलेबिलिटी और अच्छी क्वालिटी का है वहाँ हम इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाएंगे। और जहाँ ये दोनों चीज़ें विपरीत है, अलग है, अवेलेबिलिटी भी कम है और क्वालिटी भी खराब है, तो हम ऐसे प्लांट्स को लगाएंगे जो साल्ट टॉलरेंट हो, जो इंडिजीनियस वैरायटी या ट्रेडिशनल वैरायटी हो, या हाई यील्डिंग में प्रॉपर इसी क्लाइमेटिक या वाटर सोर्स के हिसाब से जिनको उगाया गया हो। तो जो फिजिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है क्रॉप की सूटेबिलिटी, ग्रोथ और उसकी यील्ड का। सॉइल फैक्टर हमने पढ़ भी लिए ऊपर कि फर्टिलिटी में इंटेंसिटी और पोटेंशियल की बात पता चलती है। टेक्सचर अगर सैंडी है तो ग्राउंडनट जाएगा, मिलेट जाएगा, क्ले है तो राइस जाएगा, लोमी है तो व्हीट और ये जाएगा। सॉइल रिएक्शन सॉइल के पीएच का, एसिडिक है तो टी लगाएंगे, अल्कलाइन है तो कॉटन लगाएंगे। पुअर ड्रेनेज में हम पल्सेज नहीं उगा सकते हैं तो राइस वहाँ लगा सकते हैं। एल्कलिनिटी आफ्टर जर्मिनेशन इनकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और जर्मिनेशन दोनों इफेक्ट करते हैं। तो पहले पानी को मीठा पानी लगा के फिर उसकी खेती करेंगे, और इसमें भी ऐसी फसल लगाएं जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो। जैसे एग्जाम्पल है हमारे मिलेट्स, एग्जाम्पल है हमारी कुकर बीट्स, जिन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं। ऑर्गेनिक मैटर है उसको इम्प्रूव करके हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सोइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप का पैटर्न लंबे चौड़े रूप में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइमेटिक और सोइल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि वहाँ का क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कितनी है, और अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और क्वालिटी ज़्यादा है तो हमने अभी पढ़ा कि उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आता है कि हम कौन सी क्रॉप वहाँ लगाए जा सकते हैं। अगर इरिगेशन हेल्प्स क्या करेगा, अगर अच्छा है तो हम ड्राई रीजन में भी अच्छी क्रॉप लगा सकते हैं, जैसे राइस और व्हीट का। अगर सोइल कंडीशन ठीक है, अगर सोइल कंडीशन ठीक है और पानी नहीं है तो हम वहाँ खेती नहीं कर सकते। अगर एसोर्ड इरिगेशन एग्जाम्पल तो हम हरियाणा पंजाब में राइस व्हीट की खेती कर सकते हैं, और एसोर्ड इरिगेशन कम है तो हम अगर साउदर्न हरियाणा की बात करें तो राइस व्हीट नहीं, हम बाजरा व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पे शिफ्ट करते हैं। रेनफेड एरिया है तो वहाँ कोर्सर सीरियल्स, मोटा अनाज की पल्सेज ऑयल सीड की खेती कर सकते हैं। टोपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे ऊपर की जो परत है सोयल के ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा है। अगर फ्लैट है तो इसका मतलब सीरियल और कमर्शियल क्रॉप्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैकेनाइजेशन की, ज़्यादा इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर इसकी खेती करते हैं। अगर अनडुलेटिंग है, ऊपर नीचे है, ऊपर खापड़ जमीन है, तो हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। हिल्स हैं जहाँ पर जो ऊपर के सोयल का पोर्शन है वो कम है तो वहाँ टी, कॉफ़ी और टेम्परेट फ्रूट लगा सकते हैं। स्टीप स्लोप है तो वहाँ ट्रेसिंग कर सकते हैं कट करके, जिसमें बंचिंग कर सकते हैं, बेंच ट्रेसिंग कर सकते हैं, कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि इरोजन भी कम हो और वहाँ फसल भी हो सके। तो टोपोग्राफी भी जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन वहाँ किस कम्युनिटी से निवास करते हैं, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशन कैसी है, ताकि वो उससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर, किसी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ेगी कि वहाँ की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, जैसे सीरियल है, पल्सेज है, वेजिटेबल है, इनका जो उत्पादन है वहाँ ज़्यादा होगा। लैंड की ओनरशिप और टेक्सचर, अगर लैंड ओनर है तो उसका लैंड ओनर छोटी है तो पहले तो अपनी नीड्स को सस्टेनेबल करेगा। अगर बड़ा जमींदार है तो उसके पास वास्ट कल्टीवेशन होगा, डाइवर्स प्रकार की खेती कर सकता होगा। अगर किसी कंपनी ने टेक ओवर कर रखा है तो वहाँ किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलर एरिया के लिए एक स्पेसिफाइड टाइप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती मिलेगी। लेबर की अवेलेबिलिटी, अगर लेबर इजीली अवेलेबल है तो इंटेंसिव कल्टीवेशन पॉसिबल है, और अगर जहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी कम है तो वहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो लेबर की अवेलेबिलिटी शहरों के पास ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन भी हो सकती है और वेजिटेबल का कल्टीवेशन भी करते हैं। इस प्रकार जो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करता है। मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की एमएसपी पे बिकती है, मार्केट ड्राइवन वेजिटेबल्स या फ्रूट है, क्लाइमेट सीजन बाउंडेड है, वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है, तो इसका मतलब वो एरिया, जैसे आप
बाहर घूमने जाते हो कहीं, तो हम देखो कहीं पर फूलों की खेती होती है, कहीं वेजिटेबल्स की होती है, कुकुरबिट्स की होती है, कहीं टमाटर के बहुत सारे खेत हैं, कहीं मिर्च का ही उत्पादन होता है। इसका मतलब वहाँ की मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंडस्ट्री वहाँ अवेलेबल है, तो लोगों का इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव्ड मिलेगा आपको। और लोग उन एजेंसीज के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से अपने क्रॉप उत्पादन को फिक्स कर लेते हैं, ताकि उनको उनका एश्योर्ड सेल मार्केट उनको मिलती रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किस पे एमएसपी मिल रही है तो वो आसानी से उगाएंगे, जिस पे नहीं मिल रही है तो उसको नहीं उगाएंगे। कल्चरल प्रेफरेंस और ट्रेडिशंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ऐसी कम्युनिटी है जो मांस नहीं खाती, तो वहाँ पर आप मांस की इंडस्ट्री लगाओगे या मीट फिश कल्चर का, उसको कोई फायदा नहीं है। और जहाँ इसका विपरीत, इसका उल्टा करते हो कि जहाँ कम्युनिटीज या कुछ लोग जो मीट प्रीफर करते हैं वहाँ आप वेजिटेबल का ग्रो करोगे, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को या इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री है उसके फ्लोरिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ के लोग इजीली चीज़ों को अडोप्ट करते हैं, वहाँ नई नई स्कीम, नई नई एडवांसमेंट होगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्स अच्छे से यूज कर पाते हैं लोग, तो इस प्रकार और वो अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत प्रभावशाली हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, अच्छी आय है, एजुकेटेड किसान है, तो वो अपने रिसोर्सेज का सही यूज करता है और अपने सोयल को भी और वाटर को भी, एयर को भी डिग्रेड होने से बचाता है और अपने इनकम अच्छे से जनरेट करता है। तो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हाई लेवल तक इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया ये पहले भी कि मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पेरिसेबल होंगे, वो सिटीज़ के नियर लगाए जाएंगे। ड्यूरेबल ग्रेन्स कहीं दूर भी लगा के हम उनको लोड करके अपने वहाँ भी लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी हमने पढ़ ली, एमएसपी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है कि जहाँ एमएसपी आसानी से मिल जाती होगी वो हम आसानी से उगा लेंगे। उसके बाद है पॉपुलेशन और लेबर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। कल्चरल टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमने कर ली डिस्कस। अब एग्जांपल लगा लो, हम हरियाणा का एग्जांपल है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, एलुवियल सोयल है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन है और सोशल फैक्टर की स्ट्रॉन्ग एमएसपी की सपोर्ट है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, हाई लिटरेसी है अमंग फार्मर्स के। तो यहाँ क्या होगा, डोमिनेंस ऑफ राइट क्रॉपिंग सिस्टम, वेजिटेबल्स होती है, कॉटन होती है, मिलेट्स होती है, शुगर केन होती है, मस्टर्ड होती है। किसान अपनी जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे जैसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजनल लोकली जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने क्रॉप पैटर्न को धीरे धीरे एडजस्ट करके चेंज कर लिया। जैसे एक हरियाणा का छोटे से क्षेत्र में भी हमें वीट के साथ 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, राइस वीट, कॉटन वीट और बाजरा वीट। और उसके बाद लोकलाइज्ड रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस या रीजनल कंडीशन जहाँ चेंज होती है वहाँ वेजिटेबल्स भी होती है, मिलेट्स भी होती है, कॉटन भी होती है और मस्टर्ड भी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके सोयल और फिजिकल सोशल फैक्टर्स हैं वो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, इससे आंसर मिल गए होंगे। हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।